ये दो टॉपिक बचा था हमारा। हेलो। हाँ सर। बोल रहा हूँ कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में SN1 SN2 का कंपैरिजन है। तो जो ये वाला पेज सबको दिख रहा है, सबके पास क्लियर है डिस्प्ले? ये यस ये सर। ये दोनों कंपैरिजन सबको याद रहना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट्स, हमने एक इसलिए कंपैरिजन बना था। पॉइंट्स, उस पॉइंट्स में क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। तो पॉइंट्स में सबसे पहले स्टेप SN1 और SN2। SN1 में 2 स्टेप, SN2 1 स्टेप। वन स्टेट। हाँ, ये क्लियर है। 1 स्टेप और 2 स्टेप। 2 स्टेप होता है पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मालिक्युलरिटी। तो हमारा जो SN1 है ये यूनिमालिकुलर है। यूनिमालिकुलर होने की वजह से हम इसको SN1 बोलते हैं। ओनली सब्सट्रेट इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप ओनली सब्सट्रेट के कारण होता है, इसीलिए इसको यूनिमालिकुलर बोलते हैं। और यूनिमालिकुलर होने के कारण SN1 बोला जाता है। SN2 बाईमालिकुलर। बाईमालिकुलर होने के साथ इसके दोनों सब्सट्रेट, सब्सट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दोनों की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इम्पैक्ट करता है। काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हमारा SN1 का फर्स्ट ऑर्डर, SN2 का सेकेंड ऑर्डर। अरविंद, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स? काइनेटिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? तो याद नहीं है। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स याद नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? सर जिसमें कार्बन का हाँ, क्या बताए थे कार्बन का दबा। बेटा फिर समझ में नहीं आएगा, हम 100 बार भी बता लेंगे ना। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। हम यहाँ पे अब हमको ये बताना है SN1 फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 सेकेंड ऑर्डर है। तो तुमको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर समझना पड़ेगा ना कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, सेकेंड ऑर्डर क्यों बोला गया। अर्चना, यस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? सर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम्म, वो ना ही सबस्ट्रेट और ना ही रिएक्टेंट दोनों के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल HCl SCl। HCl गिब्स नहीं सर, हम कहीं और जा रहे थे। एक मिनट सर, रिएक्शन बता रहे हैं HCl गिव्स H+Cl-। जीरो ऑर्डर नहीं है ये। सी इसमें कंसंट्रेशन और अदर चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। जीरो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में सबसे इजली एग्जांपल होता है रेडियो एक्टिविटी का। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके जो टी हफ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, उसमें से इलिमिनेट होते रहते हैं अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज जब इलिमिनेट होते हैं उससे निकलते रहते हैं, तो उसका कुछ टाइम के बाद उसके कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी टी हाफ होता है। तो जो उसका टी हाफ होता है, टी हाफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर हमने 50 kg इनिशियल में अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है,
अगर उसका टी हाफ 10 ईयर है तो पहले 10 साल में वो 25 केजी एलिमिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट 10 साल में 12.5 केजी एलिमिनेट होगा। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किसी भी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा, जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं एक्टिव मोलर मास की बात करते हैं, तो उस कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी एक का, चाहे वो रिएक्टेंट हो या सब्सट्रेट हो। सेकेंड ऑर्डर में दोनों के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अभी याद रहेगा अरविंद? नहीं आ रही है। हाँ? एक बार और बता दीजिए। इसमें क्या ऐसा एक बार रहा और बता दीजिए। जीरो ऑर्डर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, उसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, अगर दोनों का कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है SN1 में रेसमिक या पार्शियल रेसमिक कवरिंग प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, और SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? सबका तो वीडियो ऑफ है, समझ में नहीं आता है। कितने लोग क्लास में हैं, ज्वाइन किए हैं, क्लास में हैं, बाहर हैं? एक ही बात रोज बोलो, कोई फर्क नहीं है। SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। क्यों कंप्लीट इन्वर्जन होता है? कैसे? यहाँ पे लिखा है ना कंप्लीट इन्वर्जन, और SN1 में लिखा है रेक्समिक मिक्सचर या इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तो कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है दीपक? दीपक गुप्ता, ज्योति कुशवाहा, कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीट इन्वर्जन? विनय राय, प्रतीक राय, ये लोग क्लास में हैं भी कि नहीं है? विनय राय नहीं है। विनय राय रोल नंबर 106। यस सर। तो जब पूछता हूं तो बोलते क्यों नहीं है तुम लोग? कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो जवाब आना चाहिए। यहाँ नहीं आता है। प्रतीक राय, कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता है। शिप्रा त्रिपाठी, यस सर। क्या होता है कंप्लीट इन्वर्जन? और जैसे कोई रिएक्टेंट है वो अगर कंप्लीटली वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाँ, यही होगा। यही पढ़ी हो? पता नहीं है सर सही से। अर्चना यादव, नहीं सर, इसको ये नहीं सब ध्यान दी। नहीं पता? किसी को पता है पूरे बैच में कंप्लीट इन्वर्जन? सर पता है, बता रहे हैं। हाँ बताओ। अगर कोई भी मॉलिक्यूल R है, हम्म, मतलब
तो SN2 जो है उसको S में कन्वर्ट कर देगा, और अगर S है तो उसको R में कन्वर्ट कर देगा। ये कंप्लीट इन्वर्जन है। ये वाला सीट याद है किसी को? ये सर याद है। क्या नाम दिया गया है? वेल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन। हाँ हाँ। क्यों होता है SN2 में? कि जिस साइड में लिविंग ग्रुप रहता है उसके ठीक अपोजिट साइड से सब्सट्रेट अटैक करता है, और बांड का बनना और बांड का टूटना दोनों एक साथ होता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का जो बांड टूटता है, सॉरी, जो हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का जो बांड टूटता है और न्यूक्लियोफाइल का जो बांड बनता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है और एक ही साथ बनता है, इसलिए इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, और इस इन्वर्जन को हम वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। तो सर वहाँ कंप्लीट इन्वर्जन लिखा था, इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो आप ये लोग चीज पढ़े थे। बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, और आज 90% लोग आराम से सो के क्लास करते हैं। इसमें रेक्समिक मिक्सचर इसलिए बनता है जब SN1 रिएक्शन होता है। वो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने की वजह से जो सब्सट्रेट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए रेक्समिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट और स्ट्रक्चर ऑन द रेट। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट जो है, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन होने की वजह से उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। जो SN2 होता है, SN2 में स्ट्रीक हिंड्रेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है मिथाइल में, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट। तो इफेक्ट में हम सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट like water favors SN1. Polar aprotic solvent without OH favors SN2 reaction. ये कौन डिस्क्राइब करेगा? क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है, और क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है? विनय राय, यस सर। क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है? सर उसमें रिएक्शन S1 रिएक्शन होता है। बताओ
कौन बताएगा क्यों SN1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है? किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है ना? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक फेवर SN1 रिएक्शन। सर बोलो। सर ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा और जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है उसको बनाता है सर, शायद इसीलिए। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करता है? लोगों को 3 दिन छोड़ दो, हम 25 बार पढ़ा लें और हम कभी भी फेवर नहीं करेंगे कि हम कभी पढ़ के उसको करें। ये किसी को याद है एसिड? ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? तो नहीं सर, नहीं पढ़ाया गया है ना? पढ़े हैं सर? नहीं, कौन नहीं पढ़ा इसमें? पढ़े हैं हम नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? क्लास किए थे? क्लास किए थे? सर शुरू आए थे क्या क्लास? उस समय क्लास नहीं कर रहे थे, शुरू में क्लास नहीं किए थे। शुरू में नहीं पढ़ाए थे बेटा, ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था। अरे वही सर, ऑनलाइन में ही। हाँ शुरू में। अगर एक क्लास छोड़ते हो तो 3 क्लास नहीं समझ में आता। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, उसके वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट आता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल जो स्मॉलर है उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और जो इसके साथ सॉल्वेशन इफेक्ट आएगा और न्यूक्लियोफाइल को प्रोटिक सॉल्वेंट पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच कर लेगा। जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट, जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल उतना कम सॉल्वेशन इफेक्ट, और कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा और कार्बोकेटायन को स्टेबल करने की वजह से इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। Nucleophilicity, weak nucleophile of low concentration to can make the reaction to occur। जो हमारा SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल या लो कंसंट्रेशन है, उसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। SN2 के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए विद हाई कंसंट्रेशन चाहिए और उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लिविंग ग्रुप के इफेक्ट की बात करें, लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है? लिविंग ग्रुप में वीकली बेसिक एंड हाईली पोलराइजेबल ग्रुप इंक्रीज द रेट। वीक हमने क्या वर्ड यूज किया है? वीकली बेसिक। वीकली बेसिक एंड हाईली पोलराइज्ड ग्रुप इंक्रीज द रेट। और इसमें भी
सेम कंडीशन होता है SN2 में भी, वीकली बेसिक एंड हाईली पोलराइजेबल ग्रुप इज द रेट। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो कार्बोकैटायन बनेगा, SN2 में कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कंपटीशन रिएक्शन की बात करें तो E1 एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एंड रीअरेंजमेंट, और E2 हमारा बाइमॉलिक्यूलर।